दोस्तों नमस्कार। एक क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सकुशल और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने जो चर्चा करूंगा वो होगी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी मानव परिसंचरण तंत्र। दोस्तों मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में आपको ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम के बारे में बताया था, रेस्पिरेशन पार्ट 1 और रेस्पिरेशन पार्ट 2 के बारे में बताया के वीडियोज़ बनाए, जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम और रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में बताया। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में ये मानव परिसंचरण तंत्र का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया इसको अंत तक देखें। दोस्तों मानव परिसंचरण तंत्र क्या होता है? हमने पहले के वीडियोस में बात की थी कि व्यक्ति जो खाना खा रहा है वो कैसे डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसका क्या रोल होता है? वह प्रत्येक सेल तक जाता है और प्रत्येक सेल तक जाएगा तो उसके लिए कौन कौन से अंग जिम्मेदार होते हैं, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, कैसे उसका रेस्पिरेशन होता है, कैसे वो खाना व्यक्ति के सेल में ऑक्सीडाइज होकर बॉडी को एनर्जी प्रदान कर रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियोस में जाना। लेकिन सवाल उठता है कि ऑक्सीजन, पचा हुआ खाना और तीसरी चीज़ हमारे शरीर के हार्मोन्स, ये तीनों ही कैसे बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचते हैं। उसके लिए कौन सा ऐसा माध्यम होता है जो प्रत्येक बॉडी के पार्ट तक इन सभी अवयवों को पहुंचा रहा है? तो हमारा उसका जवाब होता है, वो अवयव होता है हमारा ब्लड। मानव परिसंचरण तंत्र में ब्लड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ब्लड ना हो तो मानव शरीर में ऑक्सीजन, पचा हुआ खाना और हार्मोन्स ये ब्लड के सेल्स तक, ब्लड के पार्ट, बॉडी के पार्ट तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन सिर्फ ब्लड ही नहीं, ब्लड तो ये माध्यम मात्र है। इस ब्लड को पहुंचाने के लिए, बॉडी के प्रत्येक अंगों तक पहुंचाने के लिए एक और शरीर का अंग होता है हमारे, जिसका नाम है हार्ट, हृदय। इस ब्लड को मानव के प्रत्येक सेल तक पहुंचाने के लिए, उसे फेंकने के लिए, वहां पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे हार्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये ठीक इसी प्रकार से है जैसे कि आपको अपने घर में प्रत्येक नल तक पानी पहुंचाने के लिए एक मोटर की आवश्यकता होती है, एक पंप की आवश्यकता होती है। वो पंप प्रेशर से उस पानी को ज़मीन से निकालकर प्रत्येक नल तक पहुंचाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर में हार्ट एक पंप का काम करता है और उस पंप के माध्यम से शरीर में के प्रत्येक सेल तक ये ब्लड पहुंच पाता है और इस ब्लड के माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन, पचा हुआ खाना और हार्मोन्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। तो इस प्रकार मानव परिसंचरण तंत्र में ब्लड और हार्ट दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्लड यानी कि रक्त की। रक्त 4 अवयवों से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसीज यानी रेड ब्लड सेल्स, तीसरा डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल्स और चौथा होता है प्लेटलेट्स। ये 4 अवयव हैं जिनसे मिलकर हमारे शरीर का जो ब्लड है वो बना हुआ है। तो इन 4 अवयवों पे हम बात करेंगे सबसे पहले, लेकिन थोड़ा सा हार्ट के बारे में भी जान लेते हैं।
हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। मानव का जो हार्ट है, हृदय है, वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। वेना कैवा होती है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, मेन आर्टरी, ऑर्टा और ट्राइकस्पिड वाल्व और डाइकस्पिड वाल्व, इनसे मिलकर जो है हमारा हार्ट बना हुआ होता है। लेकिन हम पहले बात करेंगे ब्लड यानी रक्त की। ब्लड के यानी रक्त के जो पहला अवयव होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड में जो भी लिक्विड फॉर्म में आपको दिखता है वो प्लाज्मा कहलाता है। यानी कि ये क्या होता है, ये होता है फ्लूइड मैट्रिक्स। और इसी फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स इसमें तैरते रहते हैं। यह एक कलरलेस यानी कि रंगहीन लिक्विड होता है जो 90% पानी से बना होता है। और इसी के अंदर प्रोटीन्स, डाइजेस्टेड फूड, कॉमन साल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स और हार्मोन्स इत्यादि जो है इसी के अंदर डिजर्व रहते हैं, जो मानव शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचते हैं। यानी इन सभी जो है अवयवों का प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन करता है। ब्लड का अगला कंपोनेंट होता है आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लाल रंग के होते हैं और लाल रंग इनके अंदर होता है, एक इसमें अवयव मिलता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं, जिसका लाल रंग है, एक रेड पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन। और मैं पहले बता चुका हूँ कि हेमोग्लोबिन का क्या काम होता है कि ये ऑक्सीजन को लंग से बॉडी टिश्यूज में ले जाता है और बाद में जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी टिश्यू से लेकर लंग्स तक पहुंचाता है। ये काम होता है हेमोग्लोबिन का। और ये डब्ल्यूसीज में यानी रेड ब्लड सेल्स में मिलता है। रेड ब्लड सेल्स सर्कुलर इन शेप यानी कि गोलाकार आकार होता है इनका। हैव नो न्यूक्लियाई, इनके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होते हैं और इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है, 4 महीने की इनकी लाइफ होती है। और इनका जो निर्माण होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, जो कि प्रत्येक दिन इनका आरबीसीज प्रत्येक दिन 3 मिलियन संख्या में हमारे शरीर में मरते हैं और इससे ज़्यादा यानी कि 4 गुना यानी 12 मिलियन आरबीसीज हमारे शरीर में प्रत्येक दिन बनते हैं। और ये कहाँ बनते हैं? हमारे बोन मैरो में। हमारा जो अस्थि मज्जा है इसमें आरबीसीज का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि कितनी बड़ी संख्या में ये हमारे शरीर में इनका निर्माण हो रहा है, जबकि मर कितने रहे पर प्रत्येक दिन? वो मर रहे हैं 3 मिलियन। तो इनकी संख्या हमारे ब्लड सेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। आइए ब्लड के अब अगले अवयव यानी डब्ल्यूबीसीज के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यूबीसीज यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ना हो तो आपका शरीर बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। डब्ल्यूबीसीज आप ये क्या करते हैं? फाइट इन्फेक्शंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज। और हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी है वो डब्ल्यूबीसीज की वजह से ही होती है। ये क्या करते हैं? एक केमिकल अपने अंदर बनाते हैं जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, और यही जो इन्फेक्शन हो रहा है या कोई बैक्टीरिया है या जर्म है हमारे शरीर में एंटर कर गया है उससे लड़ने में मदद करते हैं। यही कारण है कि डब्ल्यूबीसीज को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर के रक्षक कहा जाता है। इनका शेप स्पेरिकल और इरेगुलर टाइप का मिलता है। इनमें न्यूक्लियस तो मिलते हैं लेकिन डिफरेंट शेप्स के मिलते हैं। डब्ल्यूबीसीज का जो नंबर है, जो संख्या है, वो आरबीसीज के यानी रेड ब्लड सेल्स के अपेक्षा बहुत कम होती है। यानी कि डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज की तुलना में बहुत कम पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। आइए दोस्तों हम बात करते हैं ब्लड के चौथे अवयव कंपोनेंट
प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा कि डेंगू रोग में व्यक्ति के प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक निर्धारित मात्रा से प्लेटलेट्स का कम होना डेंगू रोग का लक्षण होता है, और जब ब्लड प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बहुत डाउन चले जाते हैं, तब डेंगू में एक भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है पेशेंट के साथ में। और इस स्थिति में उसके अंगों से खून का बहाव शुरू हो जाता है, खून उसके शरीर में कहीं से भी निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? प्लेटलेट्स का रोल समझिए। प्लेटलेट्स हमारे शरीर का में जो ब्लड है उसको डेंसिटी देते हैं, उसको सेमी सॉलिड बनाते हैं। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो जो खून का गाढ़ापन है वो बहुत कम हो जाएगा, और खून कहीं से भी निकलकर, शरीर के किसी भी अंग से निकलकर बहना शुरू हो जाएगा। तो खून को एक डेंसिटी देने के लिए, उसको सेमी सॉलिड बनाने के लिए प्लेटलेट्स का होना शरीर में एक निश्चित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी होता है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? दीज आर टिनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म इन द बोन मैरो। कहाँ बनते हैं ये? व्यक्ति के अस्थि मज्जा में बनते हैं, और अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के भी स्टेम सेल्स में। हैव नो न्यूक्लियाई, इनके अंदर भी न्यूक्लियाई नहीं होता है। हेल्प्स इन कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, किस में हेल्प करते हैं ये? खून का जो थक्का जमता है, रक्त का जो थक्का जमता है, उसमें हेल्प करते हैं। अगर कहीं बॉडी में कट लग जाए तो उसके बाद आप देखते हैं कुछ समय बाद ब्लड की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, ब्लड क्लॉट हो जाता है और वहाँ से रक्त का बहाव रुक जाता है। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो मैंने बताया कि क्या होगा कि खून बहुत पतला हो जाएगा, और इसका जमाव ना होने के कारण लगातार उस कट से, उस चोट से खून लगातार बहता रहेगा और वो क्लॉट नहीं हो पाएगा। ये हो पाता है सिर्फ प्लेटलेट्स की वजह से। तो खून के अंदर, ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर प्लेटलेट्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको ब्लड के जो 4 अवयव थे, प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स के बारे में बताया। अब इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द ब्लड, कि रक्त जो होता है उसकी क्या भूमिका होती है, कैसे वो कार्य करता है, और इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। रक्त का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, हालांकि इसके सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन पहला महत्वपूर्ण कार्य होता है इसका सप्लाई करना। सप्लाई क्या करेगा ये सप्लाई करता है ऑक्सीजन। कहाँ से? लंग्स टू बॉडी पार्ट्स। ये सप्लाई करता है डाइजेस्टेड फूड। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से। मैंने आपको बताया था हमारे डाइजेशन के वीडियो में कि जो खाना होता है वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर बसता है, और यहीं से जो है ब्लड के माध्यम से ये हमारे शरीर के अदर पार्ट्स तक पहुंचता है। ये सप्लाई करता है, यानी ब्लड सप्लाई करता है हार्मोन्स को। हार्मोन्स का दोस्तों मैं आगे आपको एक अलग से वीडियो दूंगा। हार्मोन्स का शरीर के लिए क्या रोल होता है, इसके बारे में आपको एक अलग से वीडियो इस संबंध में बना कर दूंगा। हार्मोन्स हमारे शरीर में कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि हमें भूख लगना, प्यास लगना, ठंड लगना, गुस्सा आना, प्रेम, जो इत्यादि जैसे जितने भी जो क्रियाएं हैं, इसके लिए हमारे शरीर में हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार ब्लड का पहला फंक्शन हुआ कि सप्लाई ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स, यानी कि ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड और हार्मोन्स। अब कुछ सप्लाई कर रहा है तो कुछ वापस भी ला रहा होगा। वापस क्या ला रहा है? वापस ला रहा है वेस्ट प्रोडक्ट्स। और शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, वो होता है पहला कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा यूरिया। इन दोनों ही वेस्ट प्रोडक्ट्स को ब्लड वापस प्रत्येक पार्ट से बॉडी के ला रहा है, और
जहाँ भी इनका डिफ्यूज़न होना चाहिए, जिस भी अंग से ये बॉडी से बाहर जाना चाहिए, वहाँ तक इनको वापस लाकर छोड़ रहा है। तो दूसरा रोल हुआ इसका वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण रोल इसका है शरीर की इम्यूनिटी को बरकरार रखना, इम्यूनिटी मेंटेनेंस। हमारा शरीर अगर बीमारियों से ना लड़ पाए तो शरीर जो है जर्जर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। और ये हो पाता है ब्लड के ही कारण। ब्लड में मैंने बताया आपको WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स मिलते हैं, जो कि शरीर को रेजिस्टिविटी देते हैं, इम्यूनिटी उसकी बढ़ाते हैं और शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। इसी प्रकार जो अगला रोल है ब्लड का, वो है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। शरीर में ब्लड कैपिलरीज मिलती हैं और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, हमारे शरीर का एक जो निर्धारित तापमान है शरीर का, जो कि 37 डिग्री होता है, उसको मेंटेन करने में मदद करती है। और इस प्रकार मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर भी ब्लड का अगला फंक्शन होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको दोस्तों ब्लड के क्या फंक्शन है इसके बारे में आपको मैंने बताया। इसी कड़ी में जब हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो मानव शरीर में कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, इसको जानना भी बहुत आवश्यक है। मानव शरीर में जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इनकी खोज सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1900 AD में। उन्होंने इसका रीजन बताया कि ब्लड ग्रुप्स के मिलने का वो ये था कि ब्लड ग्रुप्स में एक ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है, जिसके जो RBCs के अंदर होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स इन्हीं को हम एंटीजन कहते हैं। ब्लड ग्रुप्स का मिलने का कारण बताया ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो कि RBCs में मिलते हैं, और इनको लैंडस्टीनर ने एंटीजेंस कहा था। इनके द्वारा एंटीजेंस की संख्या 2 बताई गई। पहला एंटीजन A और एंटीजन B। इन एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप्स का डिवीजन किया गया, ब्लड ग्रुप्स के बारे में कैटेगराइज किया, उनको बताया गया। एंटीजेंस के मिलने अथवा ना मिलने के आधार पर ही ब्लड ग्रुप्स को निर्धारित किया जाता है। किसी ब्लड ग्रुप में एंटीजन A प्रेजेंट है तो उस ब्लड ग्रुप को A कहा जाता है। किसी ब्लड ग्रुप में अगर एंटीजन B प्रेजेंट है तो उस ब्लड ग्रुप को B ग्रुप कहा जाता है। जब किसी ब्लड में A और B दोनों एंटीजन मिल जाते हैं तो उस ब्लड ग्रुप को AB कहा जाता है। लेकिन जब ये दोनों ही नहीं मिलते हैं, बोथ एंटीजेंस आर एब्सेंट, देन क्या कहेंगे, उस ब्लड ग्रुप को O ब्लड ग्रुप कहेंगे। O ब्लड ग्रुप दोस्तों आप लोग में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि ब्लड ग्रुप O को हम यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं, इस संबंध में मैं आपको आगे बताऊंगा। इस प्रकार एंटीजेंस के आधार पर हमने 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स को जाना: ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। लेकिन एंटीजेंस के साथ साथ ब्लड में कुछ एंटीबॉडीज भी मिलती हैं। एंटीजन और एंटीबॉडीज में क्या संबंध होता है कि एंटीजन के विपरीत एक ब्लड में प्रोटीन मिलता है जो कि ब्लड प्लाज्मा में मिलता है, उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीजन के विपरीत प्रोटीन जो कि ब्लड प्लाज्मा में मिलता है, उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार की होती हैं, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। आइए अब हम इस चार्ट के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में क्या संबंध होता है। ब्लड ग्रुप A मैं बता चुका हूं, उसमें केवल A एंटीजन मिलेगा, लेकिन इसमें एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी जो होंगी वो B मिलेंगी, B एंटीबॉडी मिलेगी। ब्लड ग्रुप B में B एंटीजन मिलेगा
और केवल ए एंटीबॉडी मिलेगी। ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों ही एंटीजन मिलेंगे, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, यानी कुछ भी प्रतिरोध नहीं हो रहा है, इसलिए ए बी ग्रुप को हम यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि यूनिवर्सल जो है ब्लड का जो है ग्रहण करने वाला कहेंगे, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहेंगे। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है, तो यहाँ ए और बी दोनों ही एंटीबॉडीज मिल रही हैं। अब यहाँ हम ब्लड ग्रुप ओ के बारे में ध्यान दीजिए कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये किसी भी ब्लड ग्रुप को जो है खून दे सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप को खून इस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, तो इसीलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में क्या नेक्सस है, क्या रिलेशन होता है। एंटीजन और एंटीबॉडीज के इसी रिलेशन के ऊपर हम अगला टॉपिक देखेंगे, जिसको कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त का आदान। जब किसी व्यक्ति को ब्लड दिया जाता है तो उसमें इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि एंटीजन और एंटीबॉडीज जो है एक ही ब्लड के अंदर ना रहें, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। अगर गलती से भी ऐसा हो जाता है, अगर दोनों ही मिक्स हो जाते हैं, तो वहाँ ब्लड बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म में आ जाता है और अत्यधिक चिपचिपा होने के कारण उस ब्लड का शरीर में बहाव नहीं हो पाता है और इसके कारण व्यक्ति की मौत होने की संभावना भी बन जाती है। और इसी को क्या कहते हैं, ये कंडीशन जानी जाती है एग्लूटिनेशन के रूप में। जब व्यक्ति को दोनों ही एंटीबॉडी और एंटीजेंस दोनों ही एक ब्लड में गलती से मिल जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन, रक्त का अभिलेषण। ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है और इसमें ब्लड के जमाव जैसी शरीर में स्थिति पैदा हो जाती है। मैं बता ही चुका हूँ दोस्तों कि ब्लड ग्रुप ओ इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, क्योंकि इट हैज़ नो एंटीजन इन इट, इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ब्लड ग्रुप ए बी इज नोन एज यूनिवर्सल रिसेप्टर, सर्वग्रहता, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है और ये सभी ब्लड ग्रुप से खून ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, और वहीं ब्लड ग्रुप ओ सभी ब्लड ग्रुप्स को खून दे सकता है। तो अभी हमने एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के माध्यम से ब्लड ग्रुप्स को जाना, लेकिन इसके बाद भी एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के अलावा भी ब्लड ग्रुप में एक और अवयव होता है जिसको हम RH फैक्टर कहते हैं। RH फैक्टर के माध्यम से भी ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। RH फैक्टर होता क्या है? RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और वेबर ने 1940 में की थी और ये भी एक प्रकार का एंटीजन होता है। क्योंकि ये एंटीजन रेसस नाम के बंदरों में पाया गया था, इसी कारण से रेसस का RH लिया गया और इस प्रकार इसका नाम पड़ा RH फैक्टर। RH फैक्टर भी ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। जिन लोगों में RH मिलता है उसको RH पॉजिटिव कहते हैं और जिन लोगों में RH नहीं मिलता उनको RH नेगेटिव कहते हैं। आपने देखा होगा कि एंटीजन ए के साथ ए बी और ओ के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव भी लगा होता है। जैसे कि ए एंटीजन के साथ ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव हो सकता है, बी के साथ बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव हो सकता है, ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में किसी व्यक्ति का RH फैक्टर क्या है उसका भी विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि अगर ए एंटीजन का कोई ब्लड ग्रुप है तो अगर वो पॉजिटिव है यानी RH फैक्टर उसका पॉजिटिव है, तो उस व्यक्ति को
पॉजिटिव ए का ही ब्लड दिया जा सकता है, उसको ए नेगेटिव का ब्लड नहीं दिया जा सकता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में RH फैक्टर का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे संबंधित एक समस्या होती है जिसके बारे में आगे चर्चा करूँ। दोस्तों, RH फैक्टर को लेकर भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसको हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलेस कहते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलेस क्या होता है कि जब व्यक्ति यानी कि फादर अगर RH पॉजिटिव है और मदर जो है RH नेगेटिव है, तो उनका जो ऑफस्प्रिंग होगा, जो बच्चा होगा, वो या फिर तो पैदा होते ही मर जाएगा या हो सकता है प्रेगनेंसी में मर जाए। ऐसा कब होता है कि फादर RH पॉजिटिव हो और मदर RH नेगेटिव हो, यानी उनके RH जो है डिफरेंट हैं, अपोजिट RH हैं। लेकिन ये इसके साथ कंडीशन ये होती है कि पहला बच्चा तो उनका जी जाएगा, ये तब होता है जब उनका दूसरा बच्चा पैदा होता है। हालांकि इससे संबंधित कई सारी मेडिसिन्स, कई सारे इंजेक्शन बन गए हैं और अब ऐसा इस पर अंकुश लगाया गया है। तो मैंने बताया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फैटलेस के बारे में, जो कि डिफरेंट RH के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों, मैंने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में का जो पहला पार्ट था ब्लड, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ आपको प्रदान की। चूँकि अभी इसमें एक दूसरा इसका पार्ट बचता है, वो है हार्ट। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है जिस कारण हम इस वीडियो में उस पार्ट को शामिल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगला वीडियो जो हम आपको देंगे वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा वीडियो होगा, वो होगा हार्ट से संबंधित, यानी हृदय से संबंधित। तो दोस्तों, आज इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पहला पार्ट था ब्लड, वो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिएगा। अगला पार्ट जो मैं आपको हार्ट का दूंगा, अगला वीडियो जो दूंगा हार्ट के संबंध में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।